अस्सलाम alaikum. Good morning. Namaste. All BMC officers, all teachers, and above all the students. दोस्तों, इससे पहले हमने इफ द पोएम इसको देखा था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अनफॉर्चुनेटली ये पोएम हमारी कंप्लीट नहीं हो सकी थी, लेकिन इंशाल्लाह आज ये पोएम हम पूरी करेंगे। और इसके जो 2 स्टांजा हमने शुरू में किए थे, उसको मैं रिवाइज करके भी बताऊंगा आपको, और पूरी पोएम आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करके बताऊंगा। साथ ही साथ आपको उसका वर्क जो है वो करके बताऊंगा। जिस तरीके से हमने इससे पहले के पीरियड में देखा था, आज उससे हम कुछ और चीजें ज्यादा देखेंगे। तो इंग्लिश का जो वर्कशॉप है हम वो भी करने की कोशिश करेंगे आज, और इस पूरी पोएम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात से तो वाकिफ है कि इफ जो पोएम है ये बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल पोएम है दोस्तों। इफ अपने आप में एक बहुत छोटा सा नाम है। इफ मतलब अगर, है ना, लेकिन ये इफ जो है ये एक कंडीशनल वर्ड भी है, और एक ऐसा कंडीशनल वर्ड है जिससे कि हर इंसान जो है अपनी लाइफ को बदल सकता है, हर इंसान अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये इफ जो है ये कंजंक्शन के तौर पे भी आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इफ है, ये पोएम जो है, ये इसे जो है पोएट रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। और रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मुंबई में। और इनकी पूरा ब्रॉट अप, इनकी पूरी परवरिश जो हुई वो इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में एक मुकाम था जिसका नाम था रुडयार्ड। रुडयार्ड जो था वो एक लेक का नाम था, एक झील का नाम था, है ना। तो उस झील के पास जो रुडयार्ड किपलिंग है, मिस्टर किपलिंग जो है वो, और उनकी जो मिसेस किपलिंग है, वो टहलने के लिए जाया करते थे। तो उस झील के पास उनकी मुलाकात हो गई, और फिर उन दोनों में प्यार हो गया, और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। तो मिस्टर किपलिंग और मिसेस किपलिंग जब हिंदुस्तान आए, और उनके यहाँ जब पहला बच्चा हुआ, उनकी जब पहली औलाद हुई, तो जिस झील के पास मिस्टर एंड मिसेस किपलिंग मिला करते थे, उसी झील के नाम पर जो है रुडयार्ड का नाम रखा गया, और उस झील का नाम था रुडयार्ड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्कशॉप था जो मैंने आपको जनरल नॉलेज के तौर पे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, रुडयार्ड किपलिंग जो है ये 1865 में पैदा हुए, और 1936 में इनका इंतकाल हो गया। ये बड़े ही वेल नोन फेमस पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर थे। इनको 1908 में जो है 1907 में नोबेल प्राइज मिला इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी राइटर को या किसी इंग्लिश के लिटरेचर वाले को ये नोबेल प्राइज नहीं मिला था। मतलब कहने का ये है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है ये बहुत बड़े पोएट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज को हम नहीं देखते हैं। आज उन्होंने हमें एडवाइस क्या की है, हम उसको देखते हैं। और ये जो एक फिलोसफिकल पोएम है इफ, ये एक बहुत बड़ी एडवाइस है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। लेकिन यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को ये एडवाइस की है। और यहाँ पर बेटे को जो एडवाइस कर रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं उनके पर्सनल बेटे को कर रहे हैं, हकीकत में उनसे बेटे को ही किया है। लेकिन ये पूरी दुनिया इससे सबक ले सकती है, पूरी दुनिया इससे सबक हासिल कर सकती है ना। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है वो स्पीकर की शक्ल में हम तमाम बच्चों को समझा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो आइए आज 2 स्टांजा का रिवीजन मैं पहले करके बताता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको बाकी की पोएम एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पहला स्टांजा है, इस पहले स्टांजा में जो 2 बातें पहली लाइन में आप देखेंगे, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, सब लोग अपनी अपनी बुक को अपने पास रखिए दोस्तों। सारे के सारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंग्लिश की बुक को अपने पास रखिए, और उसका पेज नंबर 87 देखिए दोस्तों। पेज नंबर 87 पोएम है इफ, ठीक है, 3.1। अब देखिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you
are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अब दोस्तों देखिए इन चार लाइन में क्या बातें बता रहा है पोएट। पहली लाइन में बोल रहा है कि इफ यू कैन कीप योर हेड, इफ यू कैन कीप योर हेड, और दूसरे आगे वो क्या बोल रहा है, आर लूजिंग देयर्स, आर लूजिंग देयर्स। देयर्स मतलब क्या दोस्तों, आर लूजिंग देयर्स, क्या आर लूजिंग, यहां लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, आर लूजिंग देयर हेड। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, दो बातें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है इस पहली दो लाइन के अंदर, कि कुछ भी हो जाए लोग जो है आप पर तोहमतें लगाएंगे, कुछ भी हो जाए लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, कुछ भी हो जाए लोग आप में नुक्स निकालेंगे, कुछ भी हो जाए लोग आपको परेशान करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, उस वक्त आपको जो है इफ यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड जो है, देखिए यहाँ पर ये कीप योर हेड जो है ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कीप काम, कीप काम मतलब अपने आप को शांत रखो, अपने आप को कूल रखो, है ना। तो कीप योर हेड मतलब अपने आप को शांत रखो, अपने आप को, अपने अंदर पेशेंस रखो, अपने अंदर सब्र रखो। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, गुस्से में आ रहा है, वो आपको बुरा भला कह रहा है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, कीप काम। ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है हमारे लिए दोस्तों। क्या होता है कि हम जो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, तो हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को कीप काम करना चाहिए। तो पहली दो लाइन में आपको ये बातें समझ में आई दोस्तों। अब देखिए आगे की दो लाइन में पढ़ता हूं, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना, व्हेन ऑल मेन डाउट यू। अब देखिए यहाँ पे ट्रस्ट योर सेल्फ बोल रहे हैं स्पीकर, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, और आगे क्या बोल रहा है, कब आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, जब ऑल मेन डाउट यू, ऑल मेन डाउट यू। देखिए बहुत प्यारी लाइन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लाइन है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अपने आप पर आपको भरोसा रखना है, उस वक्त भरोसा रखना है जब तमाम लोग जो है आप पर शक कर रहे हैं। एक लाइन और लेता हूं फिर इसको मैं और डिटेल में बता दूं आपको। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, मेक अलाउंस फॉर, मेक अलाउंस फॉर। अब देखिए पहली लाइन में आपको यह पता चल रहा है कि ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, सो मेक अलाउंस फॉर। देखिए मेक अलाउंस फॉर जो है ना दोस्तों, ये भी जो है एक इडियम है, एक मुहावरे के तौर पर आया है। इसका मतलब यह है कि जब आप पर कोई दूसरा आदमी शक करता है, मेक अलाउंस फॉर का मतलब जब कोई आप पर डाउट करता है, जब कोई आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखता है, तो वो क्यों नहीं रखता है, उसको हमें समझना होगा और उसके डाउट को हमें क्लियर करना होगा। तो इसलिए मेक अलाउंस फॉर ये इडियम यहाँ पे दिया गया है आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मेक अलाउंस फॉर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई तुम पर शक कर रहा है तो उसके शक की गुंजाइश मत होने दो, उसके शक को दूर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेस में दौड़ने वाले हो, आपके पैर में दर्द है ना, आपके पैर में चोट लगी है, लेकिन आप बोल रहे कि नहीं मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं रेस में हिस्सा लूंगा, तो जाहिर सी बात है जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके क्लासमेट है या जो दूसरे लोग हैं वो आप पर डाउट करेंगे, उनका डाउट करना वो जो है जायज है वहां पर। लेकिन आप अगर उनको गलत साबित करना चाहते हो, उनको मेक अलाउंस करना चाहते हो, उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उस रेस में हिस्सा लीजिए, जीत कर बताइए, दौड़ कर बताइए। तो यहाँ पर आप उनको गलत प्रूफ कर देंगे, उनका डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा और इस तरीके से आप उसको मेक अलाउंस फॉर कर सकेंगे, मतलब उनके शक को, उनके डाउट को आप दूर कर सकेंगे। उसको हमको जो सामने वाला जो बोल रहा है चुपचाप सुन नहीं लेना है, बल्कि उसको दुरुस्त करना है, उसको क्लियर करना है, उसे कहते हैं मेक अलाउंस फॉर। अब देखिए दोस्तों चार बातें बताई गई यहाँ पर पहले स्टांजा के अंदर, इफ यू कैन कीप योर हेड, पहला ही सेंटेंस है,
और उससे भी पहले जो वर्ड दिया गया है, देखिए इफ, ये इफ जो है बड़ा कमाल का वर्ड है दोस्तों। इफ जो है, इस इफ से पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कंडीशनल वर्ड है, और ये इफ मतलब अगर, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम अच्छा करोगे, अगर तुम बुरा करोगे। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमेशा इफ का सहारा लेते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ये अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा वो बुरा होगा। तो इस तरह की एडवाइस हमें जिंदगी भर सुनने के लिए मिलती है। खैर, तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर लाइन है, पहली लाइन जो है, इफ यू कैन कीप योर हेड। तो ये कीप योर हेड जो है, ये इसका मतलब होता है कीप काम, मतलब अपने आप को कूल रखो, अपने आप में सब्र रखो, पेशेंस रखो, अब फौरन भड़क मत उठो, है ना? और उस वक्त अपने आप को कूल रखो जब आर लूजिंग देयर हेड्स, जब वो लोग अपना दिमाग खो दें, जब वो लोग गुस्से में आ जाए, है ना? क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है ना, अपने अंदर की जो कमजोरियां वो दूसरों पर थोपते हैं। जब उनका दिमाग काम नहीं करता है तो दूसरों पर इल्जाम देते हैं। तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है पोएट, कि ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। देखिए जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप अपनी किताब के अंदर सिर्फ अपनी बुक के अंदर उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, जो जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो इसको आप अंडरलाइन करते जाइए, इसको समझते जाइए, पूरी पोएम आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ तीसरी लाइन में दिया हुआ है, अपने आप पर भरोसा रखो, और उस वक्त ट्रस्ट करो जब ऑल मेन डाउट यू, जब तमाम लोग तुम पर शक करें। तो मेक अलाउंस फॉर, जब तमाम लोग आप पर डाउट करें तो उसको मेक अलाउंस फॉर करो, उनका शक दूर करो, उनकी गलत फहमी को दूर करो। ठीक है, अब ये चार लाइन आपको समझ में आ गई मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद की आगे की चार लाइन जो है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए आगे की चार लाइन में पढ़ के बताता हूं आपको पहले, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। आगे की चार लाइन है कि इफ यू कैन वेट बट नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड yet don't look too good not talk twice। अब देखिए दूसरे स्टांजा की जो पहली लाइन है दोस्तों, वो भी इफ से ही स्टार्ट हुई है। यहाँ पर भी इफ को जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है इफ, इसको बार बार पोएट ने क्यों यूज किया है, पूरी पोएम में इसको यूज किया गया, क्योंकि वो इफ के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज देना चाहता है। एम्फेसाइज देना मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना, किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना, कि इफ दिस इफ दैट, इफ दिस इफ दैट, अगर ये करोगे अगर वो करोगे तो आपका अच्छा होगा या आपका बुरा होगा, इस तरीके से। इसलिए तब देखिए पांचवी लाइन में आपको बता रहा हूं, दूसरे स्टांजा की पहली लाइन, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, इफ यू वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, मतलब कहने का ये है स्पीकर का, पोएट का, कि आप इंतजार करो, लेकिन कभी भी किसी भी काम के लिए, कभी भी किसी चीज के लिए इंतजार करने से आप थकिए मत, रुकिए मत, थक कर बैठ मत जाइए। ये पांचवी लाइन का, सेकंड स्टांजे की पहली लाइन का मतलब हुआ। अब उस छठी लाइन, और बीइंग लाइड अबाउट, बीइंग बीइंग लाइड अबाउट, देखो बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों। और आगे क्या बोल रहा है, डोंट डील इन लाइज, डोंट डील इन लाइज। अब देखिए जो पहली लाइन में है, जो छठी लाइन है, उसमें क्या बोल रहा है, डोंट और बीइंग लाइड अबाउट, मतलब अगर कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है, कोई आपके बारे में गलतफहमी फैला रहा है, कोई आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, तो अब उस वक्त आप क्या करेंगे। यहाँ पे दो बातें बता रहा हूं दोस्तों। बीइंग लाइड अबाउट मतलब आपके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से ये इडियम आता कि बीइंग लाइंग टू, तो मतलब वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बीइंग लाइड अबाउट मतलब वो आपके बारे में बोल रहे हैं, है ना, आपके बारे में गलत फहमी फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, डोंट डील इन लाइज। देखिए ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक इडियम है, जिसे आपको समझना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। डोंट डील इन लाइज, तो आप भी झूठ को, झूठ से डील मत करो। डील करना मतलब व्यवहार करना। अगर सामने वाले ने हमसे झूठ बोला है तो क्या हम भी उससे झूठ बोले। अगर सामने वाले ने कहा है कि इसने मेरे 100 रुपए लिए
तो हम भी बोल दें कि इसने हमसे 500 रुपए लिए। नहीं, झूठ को झूठ से खत्म नहीं किया जा सकता दोस्तों। झूठ के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पोएट है, जो कि स्पीकर की शक्ल में है, वो हमें यही एडवाइस कर रहा है। ये पूरी पोएम एक खूबसूरत एडवाइस है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमारी जिंदगी में चेंज आता है। तो बोल रहे हैं, अगर कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है, तो आप झूठ के बदले झूठ मत बोलिए। बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। कोई अगर झूठ बोल रहा है, तो आप भी उसके सामने झूठ मत बोलिए। और आगे की लाइन में बड़ी खूबसूरत लाइन है, पोएट कह रहा है कि और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। दूसरे स्टांजा की तीसरी लाइन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि बीइंग हेटेड, अगर कोई आपसे नफरत करता है, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो वहां पर आपको क्या करना है? डोंट गिव वे टू हेटिंग, डोंट गिव वे टू हेटिंग, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरी और चौथी लाइन स्टांजा की, यहाँ पर भी हमें मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एक बात समझने के लिए मिल रही है। और वो बात क्या है? तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है पोएट? बीइंग हेटेड, अगर कोई आपसे नफरत करता है, कोई आपके बारे में बुरा भला कहता है, आपके बारे में अफवाह फैलाता है, तो डोंट गिव वे हेटिंग। तो उस आप अपनी नफरत को बढ़ाइए नहीं, आप अपनी नफरत को जवाब नफरत से मत दीजिए। डोंट गिव वे टू हेटिंग, किसी से नफरत के लिए अपने द्वार मत खोल दीजिए, दरवाजे मत खोल दीजिए। मतलब नफरत से क्या होती है? नफरत बढ़ती ही चली जाती है। नफरत का जवाब क्या होता है दोस्तों? मोहब्बत होता है। तो नफरत अगर कोई हमसे कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमसे अच्छी बातें नहीं कर रहा है, तो हमें वहाँ पेशेंस रखना चाहिए, कूल होना चाहिए और उसको बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उसका जवाब देना चाहिए। तो देखिए, ये 2 स्टांजा भी आपकी समझ में आ गया। अब ये 4 लाइन जो है, मैं एक बार वापस आपको समझा रहा हूँ। दूसरे स्टांजा की पहली लाइन आपको क्या बोल रहा है कि आप वेट करो किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी बड़े काम के लिए आप वेट करो, लेकिन वेट करते करते थक मत जाओ। क्योंकि इंतजार और जो इंतजार हम किसी के लिए करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतजार का फल भी जो है बड़ा मीठा होता है। तो हमें इंतजार करने से थकना नहीं चाहिए। दूसरे स्टांजा की पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरे स्टांजा की दूसरी लाइन में बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। क्या बोल रहा है कि अगर आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है, तो उसका जवाब आप झूठ से ना दीजिए। झूठ का जवाब झूठ से कभी नहीं सही सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरे स्टांजा की तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है? बीइंग हेटेड, अगर आपसे कोई नफरत कर रहा है, तो चौथी लाइन में बोल रहा है डोंट गिव वे हेटिंग। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, तो नफरत का जवाब आप नफरत से मत दीजिए, नफरत के रास्ते मत खोलिए, नफरत का जवाब आप मोहब्बत से दीजिए। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पहले स्टांजा में तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच जो दी गई थी, एंटीथेसिस थी। जैसे कि क्या बोल रहा था कि कीप कूल योर हेड, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, सब्र कीजिए, डू नॉट गेट एंगर, गुस्से में मत आइए। और उसके बाद दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? लूजिंग देयर हेड, लूजिंग देयर हेड। तो वो जो लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो वो अपने गुस्से, अपने सब्र पर और अपने कूल माइंड के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दो अपोजिट बात हो गई। तो पहली जो 2 लाइन है, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगी, वो एंटीथेसिस रहेगी दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए, दूसरे स्टांजा के अंदर जो है, यहां पर दूसरे स्टांजा की जो चौथी लाइन है, वो बताता हूं। एंड यू डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइस। डोंट लुक टू गुड, डोंट लुक टू गुड, नॉर टॉक टू वाइस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू गुड और टू वाइस, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं सेम साउंड के साथ, टू गुड टू वाइस, है ना? तो जब कोई इस तरीके से वो 2 वर्ड रिपीट होते हैं, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं रिपीटिशन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले की भी जब हमने पोएम ली थी आपको, द ट्विंस, तो उसमें भी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर देखिए, टू गुड टू वाइस, ये सेम वर्ड साउंड लगते हैं, तो ये इस तरीके से ये जो रिपीट हो रहा है, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं रिपीटिशन।
अब यहाँ पर एक चीज और फर्क मैं बताता चलूं, यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर किसी पोएम में लेटर अगर रिपीट होते हैं या आगे आपको वो लेटर रिपीट होकर नजर आएंगे विथ वन, जो अभी इसके बाद का स्टांजा आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो जो लेटर अगर रिपीट होंगे तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे एलिट्रेशन। अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो वो कहलाएगा रेपिटेशन। वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो कहलाएगा रेपिटेशन। अगर लेटर अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तो उसको कहेंगे एलिट्रेशन। चलिए, दो स्टांजा यहाँ पे हमारे हो गए दोस्तों। अब मैं आपको हाँ तो एक दूसरे स्टांजा की जो चौथी लाइन है उसके बारे में बताता चलूं कि डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। अपने आप को हद से ज्यादा भी अच्छा मत बताओ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत हैंडसम हो, या आप बहुत साफ सुथरे हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, और अपने आप को बहुत ज्यादा टू वाइज, बहुत ज्यादा अक्लमंद, बहुत ज्यादा होशियार भी मत बताओ। क्या होता है कभी कभी ऐसी कुछ चीजें जो होती है वो आपके अगेंस्ट चली जाती है, वो आपके खिलाफ हो जाती है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता चलो दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गली मोहल्ले में कोई बहुत गरीब शख्स है, और आप उसकी हमेशा मदद करते हो, उसको खाना देते हो, पैसा देते हो, कपड़ा लत्ता देते हो, और उसके बाद उस आदमी के अंदर जो है थोड़ी सी हिम्मत आई, हौसला आया कि यार मैं कब तक भीख मांगूंगा। तो वो मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और उसके बाद वो पैसा कमाता है। पैसा कमाकर वो अच्छा पहनना शुरू कर देता है और अच्छा खाना शुरू कर देता है, वो अपना अच्छा घर बना लेता है। तो अब आपका जो पड़ोसी जो आपकी मदद किया करता था, अब वो देखकर क्या बोलेगा, देखो अभी तक मैं इसको खाना देता था, अभी तक इसको मैं कपड़ा देता था, अभी तक मैं इसको पैसा देता था, अब इसने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अच्छा खा रहा है, अच्छा घर बना लिया है। तो दोस्तों ये आपको ये समझ में आ रही है बात? इट इज ए ह्यूमन नेचर। ये इंसान की फितरत होती है कि वो किसी का ना बुरा देख पाता है, ना उसका वो अच्छा देख पाता है। तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। अगर किसी का अच्छा हो रहा है ना, तो उसको अच्छा बोलिए, किसी का बुरा हो रहा है तो उसका बुरा बोलिए, कोशिश कीजिए कि उसका अच्छा कर दे आप। तो ये लेसन इस पोएम से हमें यही सीखने के लिए मिल रहा है। तो पोएट जो है यहाँ पे, स्पीकर जो है वो हमें इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो पूरी पोएम है दोस्तों, ये पूरी पोएम का एक ही मकसद है कि हम उस उन सारी एडवाइसेस को जो इस पोएम के अंदर दी है वो हम सीख ले, समझ ले। और स्पीकर कौन है इस पोएम के अंदर? फादर है। फादर कौन? जो अपने बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं। हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने के लिए मिल रहा है। अब दो स्टांजा यहाँ पर कंप्लीट हो गए दोस्तों, आगे का देखते हैं। अब मैं आपको तीसरे स्टांजा के बारे में बताता हूं दोस्तों। तीसरा स्टांजा भी बड़ा खूबसूरत है। इस स्टांजा के अंदर देखिए, मैं पहले पढ़ के बताता हूं आपको और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same। देखिए दोस्तों, अब इन चार लाइन को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको। इसमें तीसरे स्टांजा की जो पहली लाइन है, इसमें क्या बोल रहा है? इफ यू कैन ड्रीम। इफ, देखिए इसके अंदर भी इफ आया है दोस्तों। इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देखते हो तो देखो, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। नॉट मेक योर ड्रीम योर मास्टर। मास्टर का मतलब होता है आपके ऊपर जो हावी हो जाए। मतलब अगर आप सपने देखते हो तो देखो, लेकिन उन सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि मेरा एक सपना है और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विस में जाके सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप सपने देखिए, उसे पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन उन सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इंग्लिश का एक कोटेशन बताता हूँ जो मुझे मेरे टीचर्स लोगों ने बताए थे कि दोज हु ड्रीम्स मोस्ट डू द मोस्ट। वो लोग जो सपने ज्यादा देखते हैं वो ज्यादा हासिल करते हैं, वो ज्यादा कुछ करते हैं। दोज हु ड्रीम्स मोस्ट डू द मोस्ट।
है ना। हम जितने ज्यादा सपने देखेंगे उतना हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सपना देखना चाहिए, उसे हासिल करने की कोशिश भी करना चाहिए, लेकिन उन सपनों को अपने ऊपर जो है वो हावी नहीं होने देने का। अब देखिए यहाँ पर तीसरे स्टांजा की दूसरी लाइन बता रहा हूं आपको। इफ यू कैन थिंक बट नॉट मेक थॉट्स योर एम। आप थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन अपनी थॉट को जो है वो पकड़कर बैठ नहीं जाना है आपको। अपनी सोच को पकड़कर आपको बैठ नहीं जाना है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आप सोच रहे हो, अच्छी बात है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आप सोच, अब वो काम हो नहीं रहा है, तो क्या आप उसी चीज को पकड़कर बैठ जाओगे? उसी चीज आपका जो मकसद है कि आपको अमेरिका जाना है, कुछ पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है ना? लेकिन वो आप किसी तरीके से अमेरिका आप नहीं जा पा रहे, तो क्या नहीं जा रहे हो तो आप बैठ जाओगे? नहीं भाई, छोड़ो, उसका अल्टरनेटिव ढूंढो, उसका कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढो। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी सोच को पकड़कर बैठ नहीं सकते हो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सोचना तो अच्छी बात है, थिंक बिफोर यू डू। कुछ भी करने से पहले आप सोचिए, लेकिन उस सोच को पकड़कर बैठ नहीं जाना है, सोच के आगे बढ़ना है आपको। तीसरे स्टांजा की तीसरी लाइन में देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। यहाँ पर दो बातें बताई गई है कि अगर आप मीट करते हो, किससे मीट करते हो? ट्रायम्फ से। ट्रायम्फ और डिजास्टर एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, देखिए दोस्तों, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर से अगर आप मीट करते हो, मुलाकात करते हो, या आपकी जिंदगी में ट्रायम्फ और डिजास्टर का सामना होता है। देखिए ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, फतेह। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या फतेह, और डिजास्टर का मतलब होता है नुकसान होना या हार हो जाना। अब यहाँ दो बातें हैं दोस्तों, कि जीत और हार तो जिंदगी का हिस्सा है। इंसान को जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है। लेकिन आप इसकी देखिए तीसरे स्टांजा की चौथी लाइन में वो आपको एक एडवाइस करके बता रहा है जीत और हार के ऊपर। चौथी लाइन में क्या है? ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। दोज इम्पोस्टर्स, दोज इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं कि आप जिंदगी में दो चीजों से मिलते हो। वो दो चीजें क्या है? पहली है ट्रायम्फ, आप अपनी किताब में देख सकते हो दोस्तों, स्टांजा 3 की तीसरी लाइन। स्टांजा 3 की तीसरी लाइन, मीट ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब जीत, फतेह। और उसी लाइन में है डिजास्टर, मतलब हार, नुकसान, है ना। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि आपको जिंदगी में ये दोनों चीजें मिलेगी, जीत भी मिलेगी और हार भी मिलेगी। लेकिन ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों? दो इम्पोस्टर्स। ये जो है, इम्पोस्टर कहते हैं बहरूपिया को। ये बहरूपिया वो होता है जो कभी भी आता है और कभी भी जाता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो जीत और हार भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, कभी भी आती है और कभी भी जाती है दोस्तों। इसलिए उनको जो है जस्ट द सेम, ट्रीट देम सेम, उनके साथ सेम सलूक कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप जीत गए तो हाँ उल्ला गुल्ला करें, आप खूब हुल्लड़बाजी करें और धींगा मस्ती करें। नहीं, उसको बड़ी स्मूथली कामली आप लीजिए। और हार गए तो हार का दुखड़ा भी मत रोइए कि अरे मैं तो हार गया, अरे मेरा तो नुकसान हो गया, उसको भी मत आप ज्यादा बताइए। बल्कि हार को और जीत को दोनों को सेम इक्वल तरीके से आप ट्रीट कीजिए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। अब देखिए दोस्तों, फिर से आपको ये तीसरा स्टांजा में शॉर्ट में बता रहा हूं। इफ यू कैन ड्रीम नॉट मेक योर ड्रीम योर मास्टर। अगर आप सपने देखते हो तो देखो, लेकिन अपने सपनों को अपने ऊपर जो है वो हावी मत होने दीजिए। उसके बाद पोएट बोलता है, थिंक बट नॉट थॉट ऑल टाइम। आप सोचिए लेकिन सोच को लेकर बैठ मत जाइए। और आगे कह रहे हैं वो तीसरी लाइन में, मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। जिंदगी में आप ट्रायम्फ से भी मिलते हैं, ट्रायम्फ मतलब जीत और डिजास्टर मतलब हार। तो इससे आप मिलते हो, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि दोज इम्पोस्टर्स, ये दोनों जो है वो बहरूपिये, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, जस्ट द सेम। इनको दोनों को सेम तरीके से आप जो है ट्रीट कीजिए। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इस स्टांजा में मैं आपको दो बातें बताता चलूं दोस्तों।
यहाँ पे देखिए ड्रीम और ड्रीम्स आया है ना, ड्रीम और ड्रीम्स। तो इस लाइन के अंदर जो है आपकी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, देखिए ड्रीम और ड्रीम्स, दो बातें रिपीट हो गई है ना, दो वर्ड रिपीट हुए। मैंने क्या बताया था आपको, अगर दो वर्ड रिपीट होंगे तो वो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिपीटेशन कहलाएगी, है ना, रिपीटेशन, 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 ठीक है, ये ड्रीम और ड्रीम्स के लिए। लेकिन अगर लेटर अल्फाबेट से कोई लाइन अगर रिपीट हो रही है तो ऐसी जो लाइन रहेगी जिसमें अल्फाबेट या लेटर रिपीट होंगे बार बार, तो उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच रहेगी एलिट्रेशन। अब देखिए इसकी जो तीसरी लाइन है इसी स्टांजा की, यहाँ पे ट्रायम्फ और डिजास्टर है ना, तीसरे स्टांजा की तीसरी लाइन में दिया है, इफ यू मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आप जीत से भी मिलते हो हार से भी मिलते हो। देखिए दोस्तों, तो यहाँ ट्रायम्फ मतलब जीत और डिजास्टर मतलब हार, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब जीत और हार। तो यहाँ पर इस लाइन में आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच आप क्या बताएंगे, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जीत और हार। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो एंटीथेसिस। ठीक है दोस्तों, तीन स्टांजा आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह। अब हम चौथे स्टांजा की तरफ चलते हैं। पहले मैं उस स्टांजा को पढ़ता हूं दोस्तों, और पढ़कर फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं जितने पॉइंट्स इस बोर्ड के ऊपर मैं नोट कर रहा हूं दोस्तों, इन तमाम पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में जो है अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि जब आप स्टडी के लिए बैठेंगे तो यही सारे वर्ड जो है आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और इस पोएम को आप एक बार अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे, आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, चलो अब स्टांजा नंबर 4 देखते हैं, मैं पहले पढ़ता हूं। ओके, इफ यू कैन bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर इस खूबसूरत तरीके से पोएट ने स्पीकर में इसमें आपको हिदायत की है। देखिए अब चौथे स्टांजा की पहली लाइन, यहां पर भी देखिए इफ से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये इफ जो है दोस्तों ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये इफ जो है ये हमको एम्फेसाइज कर रहा है, इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ अगर आप ऐसा करोगे तो आपका अच्छा होगा, या अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बुरा होगा। तो आप देखिए चौथे स्टांजा, इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, बेयर टू हियर, बेयर टू हियर द ट्रूथ, द ट्रूथ और स्पोकन, आपने जो बोला है, स्पोकन आपने जो कुछ भी बोला है उसकी सच्चाई को आपको बर्दाश्त करने की आपके अंदर ताकत होना चाहिए। बेयर करना मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। और जो भी आप सुन रहे हो, हेयर मतलब सुनना, क्या वो सच्चाई जो आपने बोली है, आप जो भी बातचीत करते हो, अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है तो उससे आप बर्दाश्त कीजिए, चाहे वो सच जो है वो कड़वा क्यों ना हो। आप चौथे स्टांजा की दूसरी लाइन में, लेकिन यहां पर उन लोगों के बारे में बोल रहा है ट्विस्टेड बाय न्यूज, देखा, ट्विस्टेड बाय न्यूज, ट्विस्टेड बाय न्यूज। देखिए दोस्तों इसमें के जो है वो साइलेंट है, हाँ, ट्विस्टेड बाय न्यूज। और मेक अ ट्रैप फॉर फूल, मेक ट्रैप फॉर फूल्स, अगर आपको यहां पर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, अगर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलती से आपके बारे में वो सच भी बोल दे रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बेयर द हेयर द ट्रूथ एंड स्पोकन, जो आपने बोला है वो सच्चाई को या जो झूठ बात है उसको पहले, सबसे पहले आपको बेयर टू हेयर, उसे सुनकर आपको बर्दाश्त करते आना चाहिए। आप अपने पर इतना भरोसा रखिए, इतना ट्रस्ट रखिए, पहले स्टांजा में ही बताया गया, ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो तो उन सारी बातों को आप बर्दाश्त करो, उन सारी बातों को आप सुनो। कौन सारी बातों को, कौन सी सारी बातों को, ट्विस्टेड बाय द न्यूज। न्यूज का मतलब होता है दोस्तों मिसक्रिएंट्स, बदमाश लोग,
झूठे लोग, है ना, डिसऑनेस्ट लोग। न्यूज का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट, बेईमान लोग, झूठे लोग। और ट्विस्टेड बाय न्यूज, ये देखिए एक क्या है, इडियम है, ये एक फ्रेजिकल वर्ड है, इसे अक्सर यूज किया जाता है। ट्विस्टेड बाय न्यूज मतलब तोड़ मरोड़ कर किसी बात को पेश करना दोस्तों। अगर किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो झूठी हो जाती है ना। तो इस तरीके से, और अच्छा ये काम कौन कर सकता है, जो न्यूज होते हैं, न्यूज के साइलेंट है इसमें, न्यूज, न्यूज मतलब डिसऑनेस्ट लोग, बेईमान लोग, मक्कार लोग, अय्यार लोग, बदमाश लोग, जो कि कभी सच बोलते ही नहीं है। तो ट्विस्टेड बाय न्यूज, वो आपकी बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है बोलते हैं। एंड मेक ट्रैप फॉर फूल्स, और बेवकूफों की तरह खुद भी उसके अंदर वो फंस जाते हैं। सामने वाले को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही उसके अंदर वो फंस जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चौथे स्टांजा की 2 लाइन आपको समझ में आ गई। मैं आपको 2 लाइन और बताता हूँ। चौथे स्टांजा की तीसरी लाइन, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन। आपने अपनी जिंदगी को पूरी अपनी, वॉच द थिंग, उन तमाम चीजों को आप देखते हो। वॉच द थिंग्स, गिव योर लाइफ, गिव योर लाइफ, आपने अपनी पूरी जिंदगी जिस काम के लिए दे दी है दोस्तों, अगर वो टूट जाए तो, तबाह हो जाए तो, ब्रोकन मतलब टूट जाना, टूट गई, है ना, टूट चुकी। अगर किसी वजह से आपने इस किसी चीज पर बहुत मेहनत की और वो बर्बाद हो गई, टूट गई, तो उस वक्त आप क्या करेंगे दोस्तों? देखो चौथी लाइन में क्या बोल रहा है पोएट स्पीकर, एंड स्टूप, एंड स्टूप, तो आप वहां पर थक हार करके बैठ जाओगे? नहीं, आपको वहां पर स्टूप नहीं करना है। स्टूप, स्टूप का मतलब होता है बैठ जाना, थक हार करके बैठ जाना। लेकिन यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, आपको थक हार के बैठना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जो है बिल्ड देम अप, बिल्ड देम अप। वो भी किस तरीके से? विथ वर्न आउट टूल्स, विथ वर्न आउट टूल्स। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है दोस्तों। देखिए, अगर आपका जिंदगी में कभी कोई नुकसान हो गया है, अगर आपका जिंदगी, आपने किसी काम के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ दिया है आपने, है ना, और किसी वजह से वो टूट गई, बर्बाद हो गई, तो आप थक कर हार करके वहां बैठोगे नहीं, बल्कि बिल्ड देम अप, उसको आप दोबारा बनाओ, रीबिल्ड करो। किससे? विथ वर्न आउट टूल से। जो बेकार हथियार है, जो बेकार चीज है, बेकार सामान जो भी टूट फूट गया, उसको वापस से सजाओ, उसको वापस से बनाओ। अभी चौथे स्टैंजा को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तो चारों लाइन, चारों इंपॉर्टेंट लाइन। पहली लाइन है चौथे स्टैंजा की, इफ बेयर टू हेयर द ट्रूथ स्पोकन, आपने जो कुछ भी बोला है वो सारी बातों की जो सच्चाई है, चाहे उसमें फिर वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, तो उसको बेयर टू हेयर होना चाहिए। बेयर टू हेयर होना चाहिए दोस्तों, मतलब सुनने की ताकत होना चाहिए आपके अंदर, उससे बर्दाश्त करने की कुवत होना चाहिए आपके अंदर। उन बातों की जो ट्विस्टेड बाय द न्यूज, न्यूज मतलब बेईमान लोग, अय्यार लोग, मक्कार लोग, झूठे लोग, डिसऑनेस्ट लोग, जो, और झूठे लोग जो होते हैं क्या है, इसको बातों को जो है ट्विस्ट कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। तो आपकी बातों को दुनिया में और जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब लोग जो है आपके बारे में झूठ फैलाएंगे, गलत बोलेंगे, तोड़ मरोड़ के आपकी बातों को पेश करेंगे। तो ऐसे टाइम पे आप फूल मत बनिए, ट्रैप फॉर फूल्स मत हो जाइए, बेवकूफ मत बन जाइए, या वो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं, वो खुद बेवकूफ बन रहे हैं। और कह रहे हैं यहाँ स्पीकर कि वॉच द थिंग गिव योर लाइफ, उन तमाम चीजों को आप देखो जिससे आपने जिंदगी भर सजाया है, बनाया है। लेकिन अगर वो टूट जाती है किसी कारणवश, किसी वजह से अगर वो टूट फूट जाती है, तो स्टूप, आप थक कर बैठ मत जाओ, बल्कि बिल्ड देम अप, उसको वापस से आप बनाओ विथ वर्न आउट टूल्स। वर्न आउट टूल भी जो है, देखिए एक फ्रेजिकल वर्ड है दोस्तों, कि बेकार के जो साज सामान है, उससे आप कोई काम की चीज बनाओ। अगर फर्ज करो आपने कोई पेंटिंग बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, सजाई है उस पेंटिंग को आपने, और आपके छोटे भाई ने आके उस पेंटिंग को थोड़ा उस पे पानी डाल दिया या बिगाड़ दिया, तो आप बहुत गुस्सा करते हो। तो ये पोएम हमें वही सिखाती है कि कीप कूल योर हेड, अपने माइंड को, अपने आप को आप शांत रखिए, पेशेंस रखिए। अगर वो खराब हो गई है तो उसको वर्न आउट टूल से आप दोबारा रिपेयर कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो,
रीपेंट कर सकते हो, उसे बना सकते हो। यही हमारी कोशिश होना चाहिए। इस पोएम से हमें यही सीखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों देखिए, अब 4 स्टांजा यहाँ पर हो गए। इसके बाद 2 स्टांजा और है दोस्तों। इन 2 स्टांजा को भी मैं फटाफट आपको अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए, अब मैं 5वें स्टांजा की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों। उसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो स्टांजा क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 5वां स्टांजा देखिए दोस्तों। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much। चलिए, अब ये 4 लाइन आपको मैंने बता दी दोस्तों। अब इन 4 लाइन में क्या बताया गया है, अब वो देखिए। कि पहला पॉइंट है, पहली लाइन है 5वें स्टांजा की पहली लाइन, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, टॉक विथ क्राउड्स, इफ यू, अगर तुम, टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप भीड़ से बात करते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, मास से बात करते हो, तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको कीप योर वर्च्यू करना है। कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू जो है ये आपकी अच्छाई होती है दोस्तों, ये आपकी भलाई होती है, आपका अच्छापन होता है। अगर आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, भीड़ भाड़ से बात कर रहे हो, मास से बात कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारे लोग, जैसे नेता जो होता है कभी भी अकेले भाषण नहीं देता, उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। टीचर भी जो अकेला लेक्चर नहीं देता है, उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? इसी तरीके से जब हम बहुत सारे लोगों से बात करो, तो ऐसे टाइम पे क्या करो? कीप योर वर्च्यू। तो इफ यू टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप भीड़ भाड़ से बात कर रहे हो, ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, मास से बात कर रहे हो, तो कीप योर वर्च्यू, वहां पर आपको अपना वर्च्यू दिखाना है। वर्च्यू मतलब आपकी अच्छाई। देखिए, इसमें टी के बाद यू आएगा तो चो की आवाज आएगी, तो वर्च्यू। तो आप यहाँ पर अपना संयम दिखाइए, अपना सब्र और एतमाल दिखाइए, एतदाल बताइए, और अपने अंदर की जो ब्रेवरी है, अपने अंदर का जो अच्छापन है, अपने अंदर की जो शालीनता है और डिसिप्लिन है, आप उसे दिखाइए। दूसरी लाइन 5वें स्टैंजा की, और वॉक विथ किंग्स, अगर आप राजा महाराजाओं के साथ चल रहे हैं, वॉक विथ किंग्स, अगर आप बादशाहों के साथ चल रहे हो, राजाओं के साथ चल रहे हो, तो नॉर लूज द कॉमन टच, नॉर लूज द कॉमन टच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? 5वें स्टांजा आप अपनी बुक में देख सकते हैं दोस्तों। 5वें स्टांजा की शुरू की 2 लाइन में आपको बहुत बड़ी सीख यहाँ पर बता रहा है स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो क्या है कि इफ यू टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हो, जो कि जो क्राउड जब होता है, जब ज्यादा लोग सामने होते हैं, उनमें बहुत सारे होशियार लोग भी होते हैं, तो वहां पर आप अपना संयम बनाए रखिए। कीप योर वर्च्यू, आप अपनी अच्छाई को बनाए रखिए, अपनी अच्छाई को खोइए मत। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं वॉक विथ किंग्स, अगर आप बादशाहों के साथ चल रहे हो, राजाओं के साथ चल रहे हो। अब बादशाह और राजा का मतलब क्या? अब आज के जमाने बादशाह और राजा कहाँ होते हैं? लेकिन बादशाह और राजा से मुराद ये है कि बड़े लोग, जीवन में, जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आता है दोस्तों कि जब आपके ताल्लुकात जो होते हैं, रिलेशन जो होते हैं, वो बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हो दोस्तों, किसी दिन आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। आपके रिलेशन बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बिजनेसमैन से, इंटरनेशनल लेवल पर आपके जो है रिलेशन बनेंगे। तो ऐसे टाइम पर भी आप अपनी अच्छाई को जो है खोइए मत। और वहां पर अगर बड़े लोगों के साथ आप जब एक बार रहने, उठने, बैठने लगो, तो नॉर लूज द कॉमन टच, नॉर लूज द कॉमन टच। तो आम लोगों से जैसे पहले आप मिला करते थे, अभी भी उनसे आप ऐसे ही मिलिए। अपना कॉमन टच आप मत छोड़िए। कॉमन टच का मुराद मतलब के से मुराद ये है कि आप जो आम लोगों के साथ जो रहते थे, रिश्तेदारों के साथ जो रहते थे, तो उनके साथ वैसा ही रहिए जैसा आप पहले रहते थे। अब 5वें स्टांजा की तीसरी लाइन बता रहा हूं दोस्तों। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। देखिए, नीदर फोर्स, नीदर फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दोस्तों
दुश्मन, और उसके बाद दूसरा है लविंग फ्रेंड। लविंग फ्रेंड मतलब प्यार करने वाले दोस्त, लविंग फ्रेंड। देखिए अभी दो बातें आ गई दोस्तों यहाँ पर। तो क्या होगा कि अगर आप बड़े लोगों में उठने बैठने लगे हो और आपने अपनी अच्छाई खो दी, और आप अगर आप लोगों को आप गलत समझ रहे हो, क्या अरे मैं तो अब बड़ा आदमी बन गया हूँ और एक कॉमन लोग जो है ये गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं, ये गरीब लोग हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो दुश्मन है वो बढ़ जाएंगे और आपके जो लविंग फ्रेंड जो है वो जो है आपसे छूट जाएंगे। तो पोएट यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इफ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। लेकिन अगर आप अपना कॉमन टच जो है, आम लोगों से जो मिलने का जो आपका तरीका है, इससे अगर आप नहीं खोएंगे दोस्तों, तो ना ही आपके दुश्मन और ना ही आपके दोस्त आपको हर्ट करेंगे। विल नॉट हर्ट यू, विल नॉट हर्ट यू। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता दोस्तों, ना ही दुश्मन नुकसान पहुंचाएंगे, दुश्मन और ना ही दोस्त। पांचवें स्टांजा की छठी लाइन दोस्तों, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच। आपको अगर उन तमाम लोगों में शामिल भी कर दिया जाए कि आप बहुत अच्छे लोगों में हो या बहुत बुरे लोगों में हो, तब भी आप जो है अपने वर्च्यू को, अपनी अच्छाई को जो है वो कायम रखिए, अपनी अच्छाई को अपने साथ चस्पा रखिए और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव पेश कीजिए, निगेटिव मत बनिए दोस्तों। अब देखिए मैं एक बार वापस से इस पांचवें स्टांजा को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। इसकी जो मेन मेन बातें हैं, जो खास खास बातें, किताब में आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टॉक विथ क्राउड्स, इफ यू टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप आम लोगों से बात कर रहे हो, भीड़ भाड़ से बात कर रहे हो, मास से बात कर रहे हो, तो कीप योर वर्च्यू, आप अपनी अच्छाई को थामे रखिए, अच्छाई का दामन मत छोड़िए। और वॉक विथ किंग्स, अगर बड़े बड़े लोगों में आपका उठना बैठना हो गया है, राजाओं महाराजाओं के साथ आप रह रहे हो या बड़े लोगों के साथ आप रह रहे हो, तो और तब भी आप जो है अपना कॉमन टच मत छोड़िए। और आगे पोइट कहता है नो लूज द कॉमन टच, अपना ताल्लुक जो है, अपना रब्त जो है वो आम लोगों से तोड़िए मत, कॉमन टच मत तोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स हर्ट यू, तो ना ही आपको आपके दुश्मन नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही आपके दोस्त आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सबको एक ही नजर से देखते हो, सबको अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि यहाँ पर देखिए इस लाइन के अंदर फोर्स और फ्रेंड्स दो चीजें आई हुई हैं। नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो फोर्स और फ्रेंड्स ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। तो इस लाइन के अंदर पांचवें स्टांजा की तीसरी लाइन जो है, इसके अंदर फोर्स और फ्रेंड्स आया हुआ है, फोर्स एंड फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अभी आप बताइए, अगर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड अगर किसी लाइन में आती है पोएम की, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी दोस्तों? एब्सोल्युटली, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो होगी वो एंटीथेसिस होगी, है ना। चलो अब इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट स्टांजा बचता है दोस्तों, स्टांजा नंबर 6। मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ उस स्टांजा को, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। अच्छा, ये पोएम का भी हम जो है आखिरी स्टांजा ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस किताब के अंदर ये 6 स्टांजा ही दिए हुए। एक्चुअली देखा जाए तो ये पोएम जो है काफी बड़ी है। अगर आप इसका ओरिजिनल वर्जन देखेंगे दोस्तों, तो ये पोएम बहुत बड़ी है। कॉलेज लेवल तक रुडयार्ड किपलिंग को पढ़ा जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आप जो है हाई स्कूल में हैं, इसलिए आपको 6 ब्यूटीफुल स्टांजास से आपको रूशनास कराया गया है, आपको बताया गया, आपको समझाया गया कि इतनी एडवाइस तो आपके लिए काफी होती है। अब आखिरी का स्टांजा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हर एक की जो है लाइफ जो है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है दोस्तों। देखिए, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स, अनफॉरगिविंग, इफ यू, यहां भी देखिए इफ है, इफ यू फील अन अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मिनट्स, आप वो सारे मिनट्स को जो है फॉरगिव मत करो, उसे भूलो मत। अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब होता है टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले दूसरी लाइन ले लेता हूं। विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस, विथ 60 seconds, 60 seconds वर्थ। देखिए दोस्तों, ये 60 सेकंड के ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है दोस्तों,
ये 60 सेकंड का महत्व बहुत ज्यादा है, 60 सेकंड की अहमियत बहुत ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पर स्पीकर क्या बोल रहा है, अगर आपके पास जो मिनट है उस मिनट को आप सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मिनट जो होता है या टाइम जो होता है, जैसे कि बोलते हैं ना इंग्लिश में कोटेशन है कि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। वक्त और लहरें जो है वो किसी का इंतजार नहीं करती, वक्त जो है हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। मैं आपको यहाँ पर एक शेर याद आ गया, तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों। ये जैसे बहुत मशहूर शेर है, हम अक्सर इसको सुनते हैं दोस्तों। ये शेर कैसा है कि गया वक्त फिर आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं। मतलब कि जो वक्त चला गया दोस्तों वो चला जाए, है ना, और हम उस वक्त में एंजॉय करते हैं, ऐश करते हैं, तो वो वक्त जो है ऐश करने वाला वो हमेशा नहीं होता है, वो जाता चला जाता है, निकल जाता है वक्त जो है। तो ऐसे वक्त में हम अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखेंगे, तो एक शेर आप बोल सकते हो वहां पर कि ऐ वक्त मुझे खोखली दीवार ना ये समझ। खत्म हुआ। यस सर, 2 मिनट सर। है वक्त मुझे खोखली दीवार ना समझ, सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहा हूं मैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जलजलों के सामने रहना है, लेकिन उसका डट कर मुकाबला करना है। तो ये 2 लाइन आपको अभी समझ में आई दोस्तों। अनफॉरगिविंग मिनट जो इसको आपको भूलना नहीं है, उस टाइम का सही इस्तेमाल करना है। और विथ 60 सेकंड्स वर्थ, ये 60 सेकंड जो होते हैं दोस्तों, इसकी बहुत अहमियत होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 60 स्टेप्स होते हैं। अगर किसी ने रेस में हिस्सा लिया है, तो वो 1 सेकंड से भी हारता है, 2 सेकंड से भी हारता है, या 1-2 सेकंड से वो जीत भी जाता है। तो एक-एक सेकंड जो होता है, हमारी लाइफ में बहुत कीमती होता है। अब छठे स्टांजा की तीसरी और चौथी लाइन बताता हूँ। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। तो दोस्तों जब आप एक-एक सेकंड की वैल्यू समझ लेंगे दोस्तों, तो समझिए कि ये अर्थ जो है तुम्हारी है। योर्स, योर्स इज द अर्थ, और उसमें एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग इन इट। तो अगर आप एक-एक सेकंड की अहमियत समझ लेंगे दोस्तों, तो ये धरती आपकी है, ये जमीन आपकी है, ये दुनिया आपकी है, और इसमें की हर चीज आपकी है। अब देखिए छठे स्टांजा की आखिरी लाइन और इस पोएम की आखिरी लाइन दोस्तों। तो आखिरी लाइन में क्या बोल रहा है, एंड विच इज मोर यू शैल बी अ मैन, विच इज मोर, मोर यू शैल बी अ मैन। अब सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी दोस्तों, कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। और आगे लास्ट में बोलता है माय सन, माय सन। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था दोस्तों कि माय सन, एक फादर जो है अपने बाप को एड्रेस कर रहे हैं, एक फादर जो अपने बाप को बता रहे हैं, अपने एक फादर जो अपने बेटे को बता रहे हैं, सॉरी, क्या बता रहा है कि फिर से 4 लाइन बताता हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से आसानी से और समझ में आ जाए कि इफ यू फुलफिल अनफॉरगिविंग मिनट, जो वक्त गुजर रहे हैं उस वक्त को आपको समझना होगा, उसको फुलफिल करना होगा विथ 60 सेकंड्स वर्थ। वो जो 60 सेकंड है 1 मिनट में, उसकी बहुत अहमियत होती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। हर एक सेकंड में, जैसे कि मैंने बताया, रेस में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो 1 सेकंड से 2 सेकंड से आप जीत भी सकते हो और 1-2 सेकंड से आप हार भी सकते हो। तो एक-एक सेकंड हमारी जिंदगी का जो लम्हा है, लम्हा जो है बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों। और तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है, अगर आप एक-एक सेकंड को, और एक-एक सेकंड की ही बात नहीं, पूरी पोएम में जो-जो एडवाइस पोएट ने, स्पीकर ने आपको की है कि कीप योर वर्च्यू, कीप योर हेड कूल, एंड जो जितनी भी अच्छी बातें आपको बताई गई है, उन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कॉमन टच रखेंगे, और बड़े लोगों के साथ भी आप रह रहे हैं, और मेक अलाउंस फॉर जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, अगर उसको भी आप समझिए, उनका भी डाउट दूर कीजिए, झूठे के साथ झूठा मत बनिए, और अगर सपने देख रहे हैं तो सपनों के गुलाम मत बन जाइए। और जीत और हार जो है ये तो आती जाती रहती है, इसके साथ सेम सलूक कीजिए। कोई अगर आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, तो उसको भी डील कीजिए, और उसको अच्छे से उसके साथ बर्ताव कीजिए, उसका सामना कीजिए। और हर मिनट, हर सेकंड का जो वैल्यू जो होता है, अगर उसको आप समझ लेंगे दोस्तों, तो हर सेकंड की जब अहमियत आपके समझ में आ जाएगी, तो ये धरती आपकी है, दुनिया आपकी है, इसमें की हर चीज आपकी है। तो यही एडवाइस जो है एक फादर जो है अपने सन से कर रहा है, अपने बेटे से कह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दुनिया तो तुम्हें मिल जाएगी, उससे बेहतर और बड़ी बात ये हो जाएगी कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे बेटा।
तो देखिए पोएट ने कितने बेहतरीन तरीके से अपने बेटे को एडवाइस की है, जिसे स्पीकर की शक्ल में एक फादर ने अपने बच्चे को समझाया है। जैसे मैं एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझा रहा हूँ। तो इस पोएम में पूरी की पूरी जो है एडवाइसेस है। इन एडवाइसेस को अगर आप समझ लेंगे, वक्त को पहचान लेंगे दोस्तों, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आज मैंने आपको इंग्लिश वर्कशॉप तो नहीं कराया, लेकिन पूरी पोएम मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी। इसमें की फिगर ऑफ स्पीचेस भी मैंने बता दी। इसकी पोएम के अंदर जो इम्पोर्टेंट खास बातें हैं वो भी मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इसका वर्कशॉप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके बताऊंगा। दोस्तों, अब इस पोएम से रिलेटेड आपको ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है, ऐसी बात जो इस पोएम में आपको समझ में नहीं आया, मुझसे पूछिए प्लीज। कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई। प्यारे बच्चों, इस पोएम में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ बेटा, बोलिए बोलिए बेटा। बोलिए बेटा। पूछिए बेटा। क्या सवाल है, पूछिए बेटा। हेलो हाँ बेटा, पूछिए, सवाल पूछिए आपका। सर, मेक अलाउ। हाँ, मेक अलाउंस फॉर। देखिए बेटा, मेक अलाउंस फॉर का मतलब होता है कि कोई अगर हम पर डाउट कर रहे हैं तो उसके डाउट को समझिए, है ना, और समझकर उसकी गलत फहमी को दूर कर दीजिए। जैसे कि पहले स्टांजा में मैंने आपको बताया मेक अलाउंस फॉर का, अगर आपके पैर में दर्द है और आप रेस में हिस्सा लेना जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन सामने वाला समझ गया है कि आपके पैर में चोट लगी है, दर्द है, वो आप पे शक कर रहे हैं, तो आप उसके शक को दूर कीजिए, मतलब मेक अलाउंस कीजिए, उसकी गलत फहमी को दूर कीजिए, उसको आप हल्के में मत लीजिए। सामने वाला अगर आप पे डाउट कर रहा है, सामने वाला अगर आप पर शक कर रहे हैं, तो उसको मेक अलाउंस कीजिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए, है ना, आप उनको गलत साबित करके या अपने आप को सही प्रूफ करके। तो हम किसी के डाउट को, शक व शुबे को जब दूर करते हैं बेटा, तो उसको मेक अलाउंस फॉर कहते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, और कोई सवाल? सर, आप पूछिए बेटा। सर टॉक टू वाइज का मतलब क्या है? फिर से बोलिए बेटा, समझ में नहीं आया। टॉक टू वाइज का मतलब क्या है? हाँ बेटा, टू वाइज, देखिए जो यहाँ पर जो है अपोजिट के तौर पे आया है, नॉट टू लुक गुड, नॉट टॉक टू वाइज। टू लुक गुड और टू वाइज ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब टू वाइज मतलब बहुत ज्यादा होशियार होना। तो यहाँ पर एक्चुअली पोएम में ये एडवाइस की गई है कि टू वाइज, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत दिखाइए, अपने आप को शो ऑफ मत कीजिए, और बहुत ज्यादा टू गुड लुकिंग भी मत बताइए अपने आप को, क्या बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो और आप बहुत माइंडेड हो। तो टू वाइज मतलब बहुत ज्यादा होशियार होना, और टू लुक गुड मतलब बहुत खूबसूरत नजर आना। ठीक है बेटा, ये एंटीथेसिस की एक एग्जांपल थी पोएम में। और कोई सवाल बच्चों? पूछिए बेटा। ट्विस्टेड बाय न्यूज मतलब? हाँ बेटा, बाय द न्यूज, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ट्विस्टेड बाय न्यूज जो होता है ना, न्यूज का एक्चुअली मतलब होता है बेटा बदमाश इंसान, शरीर इंसान, मक्कार इंसान, डिसऑनेस्ट मैन। और ट्विस्टेड मतलब तोड़ मरोड़ देना, घुमा देना, किसी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उसको कहते हैं ट्विस्टेड बाय न्यूज। ठीक है बेटा जी। बोलिए, और कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा? Sir, we have to conclude now. ओके फाइन।
ओके दोस्तों, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर का भी मौका मिला इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आपको आगे का कुछ बताऊंगा या कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। आप अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों।